सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ रेस आईएएस यूट्यूब। कैसे हैं आप सब लोग? एंड विद दिस आई वुड जस्ट होप एंड रेस आईएएस विशेस यू ऑल द बेस्ट विद वट एवर प्रिपरेशन यू आर गोइंग थ्रू। आप जिस भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप बहुत ही ज्यादा रिलायबल रिसोर्सेज को कैप्चर करें। और ऐसे ही सच रिलायबल रिसोर्सेज जो हैं वो रेस आईएएस आपके लिए लेकर के आता है प्रारंभ बैच में, जो कि हम चला रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी का कोर्स है आपके लिए एंड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर आउट देयर, जिनको की रिक्वायरमेंट है, जो अपीयर होने जा रहे हैं 2025 में, वंस हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर यूपी पीसीएस दैट इज कमिंग फोर्थ। तो इन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दैट हैज बीन रनिंग ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ रेस आईएएस। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, आज बात करते हैं इसी रन में चैप्टर सेकंड की। ठीक है, क्लास 11th की एनसीईआरटी कर रहे हैं हिस्ट्री। अभी तक हम लोगों ने 10th तक, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एनसीईआरटी की है, सारी की सारी जो एनसीईआरटीज हैं उनका एक क्विक रिवीजन ही है क्लास 11th और 12th। क्लास 11th में जब आप बैठ करके एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो जो एनसीईआरटी न्यू एडिशन है, अभी हम लोग उसको लेकर के चल रहे हैं, एनसीईआरटी न्यू एडिशन को। ठीक है, और इसके बाद एक सेपरेट सीरीज बनाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है ओल्ड एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो 11th के लिए सतीश चंद्रा जी की ओल्ड एनसीईआरटी हुआ करती थी। ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि यहाँ पे हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट करते समय ऑलरेडी बात कर लिया है कि ये क्लास 11th के जो चैप्टर्स होने वाले हैं, यहाँ पे आपको थॉरोली चीजों को समझना है। थिंग्स मोस्टली दैट आर हैपनिंग इन द फॉरेन कंट्रीज, बाहर की कंट्रीज में क्या क्या चीजें हो रही हैं। आपने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा, नाउ यू आर गोइंग टू रीड अबाउट रोमन एम्पायर, इसके बाद आप जेंगिस खान के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो बहुत बहुत ही ज्यादा बल्ज नोट्स नहीं बनाने हैं। जो चीजें आप क्लास में सुन रहे हैं, आप रनिंग नोट्स बनाते हुए चलिए, दैट आई वुड से। सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट मेकिंग रनिंग नोट्स। आइए बात करते हैं एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे 3 कॉन्टिनेंट्स के इर्द गिर्द जो है एक अंपायर की बात कर रही है जो पनपता है। बेसिकली हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो कि आपने कई बार ऐसे जो है नॉर्मल भी सुना होगा कि दिस वर्ड इज अ रोमन वर्ड, रोमन नंबर्स, रोमन पीपल। तो आखिरकार ये जो रोमन रोमन जो चल रहा है, इससे रिलेटेड इतिहास क्या है, इससे रिलेटेड हिस्ट्री क्या है, वो प्लग को बस थोड़ा सा लिफ्ट कर दो, स्विच के ऊपर जो प्लग है उसको ऊपर उठा दो। ठीक है, नाउ तो आई वाज सेइंग पोस्ट मेसोपोटामिया एरा। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा मेसोपोटामिया के बारे में, ऑल अबाउट मेसोपोटामिया हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों ने इसमें ये देखा मेसोपोटामिया में कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे डेवलप कर रहे हैं। अगर इनको सबसे पहली सिविलाइजेशन, सबसे पहली सभ्यता कहा जाता है तो आखिर क्यों कहा जाता है। सब कुछ देखने के बाद पोस्ट मेसोपोटामिया एरा जो है, वहां हम देखते हैं बेसिकली मेसोपोटामिया एरा खत्म हो चुका है और उस रीजन में अब नए छोटे छोटे जो सारे अंपायर्स हैं वो पनपने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे हम लोग मेसोपोटामिया के थोड़े से डिक्लाइन वाले फेज, पतन वाले फेज के बाद देखते हैं एक ऐसा टाइम आता है जब 626 बीसी, बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आदित्य? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 600 बीसी के एक साल बाद कौन सा साल आएगा? 600, अच्छा, बीसी तो डिसेंडिंग में चलता था, तो 625 और 625 बीसी के अगला वाला साल नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 24 होगा। ठीक है, एडी की बात करो, 625 एडी के अगला साल वाला क्या होगा? 26। ठीक है, तो 626 बीसी जो है नियो बेबीलोनिया एम्पायर। अब ये बेबीलोनिया क्या है, बेबीलोनिया जिस क्षेत्र का नाम है, उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सी, यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, इसको बताने का मतलब ये है कि हम आपको एसेंस समझा देंगे, बट आपको एक बार एनसीईआरटी अपनी तरफ से रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जब यहाँ से पढ़ के जाते हैं, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो न्यू बेबीलोनिया एम्पायर बन रहा है 539 बीसी। इसके बाद आया है या इसके पहले आया है? बाद आया है। ठीक है,
एकिमेनिड एम्पायर है। हम एकिमेनिड एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, साइरस, जेरजस, ये सब ये एडवांस लेवल में जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो एकिमेनिड एम्पायर बन रहा है। 335 बीसी की बात करेंगे, बाद में आते आते अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपको पता है धनानंद उस समय पाटलिपुत्र पे मगध एम्पायर पे बेसिकली रूल कर रहे थे, है ना, नंदा डिनेस्टी रूल कर रही थी। धनानंद को ही तो हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य बने थे चाणक्य की मदद से, ठीक है। तो उस समय एक भारत के नॉर्थ वेस्ट पे एक खतरा मंडराता है, और वो खतरा किसका है? सिकंदर। सिकंदर वही जो निकल चुका था दुनिया की फतेह करने के लिए। ऑल्दो एक बहुत बड़ा सा रीजन इसने कैप्चर कर लिया था, बट ठीक है, उसके बाद इसकी डेथ हुई, ठीक है। भारत को कैप्चर नहीं कर पाया था, रीजन क्या है वो जानेंगे आगे चल करके। 100 बीसी का टाइम आया जब जूलियस सीजर की बात आप देखते हैं, आपने इंग्लिश में सुना भी होगा, एक नॉवेल भी पढ़ाई जाती है बच्चों को 10th 12th के लेवल पे, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर वही हैं जिनके बाद इनके जो गोद लिए हुए बेटे अडॉप्टेड सन अगस्टस आते हैं एम्पायर पे, और ये लोग रूल किया करते हैं। लास्टली 27 बीसी तक आते आते एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा हो रहा है तीनों कॉन्टिनेंट्स के इर्द गिर्द, और ये बड़ा सा एम्पायर क्या है? रोमन एम्पायर, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे चले। तो नाउ रोमन एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो ये अगर ईस्टर्न साइड है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये अगर ईस्टर्न साइड है, ये कौन सा साइड है? ईस्टर्न साइड है, और ये कौन सा साइड है? ये वेस्टर्न साइड है, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड है और ये वेस्टर्न साइड है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि किस तरीके से रोमन एम्पायर जो है वो डिवाइडेड था। हम एक तरीके से आप समझ जाइए कि अगर एनसीईआरटी की किताब में रोमन एम्पायर की पूरी मैप पिक्चर दी हुई है, अगर आप उसको ऐसे जो है इस मेथड से समझते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है ना, इस मेथड से अगर आप समझते हैं तो रोमन एम्पायर के नॉर्थ में एक नदी बहती है, राइन रिवर, या फिर इसको डानूबे रिवर भी कहते हैं, ये एल नहीं है, ठीक है, डानूबे रिवर भी कहा करते हैं। रोमन एम्पायर के साउथ में सहारा डेजर्ट आपको दिखाई पड़ता है। रोमन एम्पायर के ईस्ट में यूफ्रेट रिवर, यूफ्रेट अगर आपको याद होगा, टिग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी, इसको यूफ्राट भी कहते हैं, अफरात नदी कहते हैं हिंदी में, यूफ्रात नदी और टिग्रिस नदी के ही बेसिकली आप जानते हैं बीच में पनप रहा था क्या? मेसोपोटामिया, हम लोगों ने जिसके बारे में चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th में पढ़ लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब आप देखते हैं कि आगे चलेंगे, मेन सोर्सेस, इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, रोमन एम्पायर के बारे में हमें पता कैसे चला? तो कुछ टेक्स्ट लिखे गए भैया, तो कुछ ऐसे टेक्स्ट लिखे गए जिसमें से कि लेटर्स मिले हैं, एक राजा दूसरे राजा को लेटर लिख रहा है, स्पीच मिले हुए हैं, कहीं गया और वो, ठीक है, देख करके क्या बोलना है, या डायलॉग्स मिल रहे हैं, किस फॉर्म में मिलेंगे? पेपर पे लिखे हुए मिलेंगे? नहीं, इंस्क्रिप्शन टाइप का जो है वो कैसे लिखे होंगे वो भी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सेरमॉन्स यानी कि उपदेश दिए जा रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड है, लॉज अलग अलग तरीके के कानून मेंशन किए गए हैं उसका रिकॉर्ड है। तो ये कुछ टेक्स्ट जो है आसान कर देते हैं हमारे लिए समझना कि रोमन अंपायर कितना ज्यादा बेसिकली ग्रोथ उसमें दिखाई देता है या एक्सपैंडेड था। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं किस फॉर्म में थे? इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में, यानी कि दस्तावेज जो थे शिलालेखों के बेसिकली फॉर्म में थे। और ये जो इंस्क्रिप्शन है यानी शिलालेख हैं, मोस्टली आपको पता है किससे बनाए जाते थे? पैपिरस नाम का एक पौधा होता है, ठीक है, उस, हाँ, पेपिरस नाम का एक पौधा होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस पेपिरस पे बेसिकली जो लोग लिखते थे वो लोग इस तरीके से जो है कार्व कर करके, स्क्राइब यानी गाड़ गाड़ करके लिखते थे, ठीक है। पेपिरस क्या है? एक पौधा है। इस पेपिरस पे जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जो बेसिकली जितनी भी सारी चीजें, ये सब कुछ लिखा हुआ है, आज के डेट में इसको डिकोड करने के, इसको डिसाइफर करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? पैपिरोलॉजिस्ट, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पैपिरस पे लिखने वाले लोगों को पैपिरोलॉजिस्ट कहते थे। किन लोगों को पैपिरोलॉजिस्ट कहते हैं? जो लोग पैपिरस पे लिखे गए इंस्क्रिप्शंस को रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है, डिकोड कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये और ये था, और अलोंग विद एक और टी, पाम पाम ट्री थी, बर्च, ये लिखा हुआ है,
बर्च, ये ट्री पैपिरस और बर्च नाम की भी एक ट्री थी, ठीक है। मटेरियल जर्मेन्स की अगर हम बात करेंगे, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, पॉटरी, आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स बनाई, इमारतें खड़ी की, पॉटरी करते थे, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, सिक्के थे, मोजाइक थे, लैंडस्केप, जो भी पेंटिंग्स बनाया करते थे, इनके मदद से भी हमें बहुत पता चलता है। तो रोमन अंपायर का एक मैप बनाते हुए चलेंगे। मैप में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्री रोमन अंपायर, पढ़ा ना कि रोमन अंपायर के पहले क्या चल रहा था। तो हम लोगों ने पढ़ लिया भाई बेबीलोनियन सब कुछ जो एम्पायर है, लास्ट में 27 बीसी तक आकर के रोमन एम्पायर स्थापित होता है, पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों ने रोमन एम्पायर के बारे में क्या पढ़ा है, इसकी ज्योग्राफी पढ़ी है, इसके नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये याद करने का तरीका होता है, ठीक है। आपको मैक्रो टॉपिक्स याद है तो माइक्रो थीम याद रहेगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है हमने, नॉर्थ में क्या है, राइन रिवर जिसको डनूबे भी कहते हैं, साउथ में क्या है, सहारा डेजर्ट, आपके ये मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ ईस्ट लिख दिया था, यहाँ वेस्ट लिख दिया था ना, चलो ये वेस्ट ये ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में क्या है, यूफ्रेट्स रिवर, ठीक है। और बाकी वेस्ट में ऐसा सच कुछ हम लोगों को सिग्निफिकेंट चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद अब ज्योग्राफी के बाद हमने क्या पढ़ा, सोर्स, क्या स्रोत है, किस तरीके से हमें इनकी जानकारी मिला करती है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते चलेंगे, इसको नोट कर लो, इस बेसिकली एक पेज पे नोट करना और उसके आगे मैप बनाते रहना। तो जो क्लास के एंड में मैं तुमको मैप बना के देती हूँ कि कैसे लिखना है, वो यही मैप है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रोमन अंपायर के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। रोमन अंपायर जो है एक मोनार्की था। आप मोनार्की का मतलब समझते हैं, हम लोगों ने बहुत बेसिकली इसके बारे में चर्चा की हुई है। आरंभ बेसिकली जब प्रारंभिक दौर हुआ करता था तो यहाँ एक राजतंत्र था, एक मोनार्क रूल हुआ करता था, एक राजा यहाँ पे रूल किया करते थे, ठीक है। अब रोम जो है स्टैब्लिश हो रहा है 8वीं शताब्दी में, ठीक है। तो 8th सेंचुरी बीसी में जो स्टैब्लिश हो रहा है रोमन एम्पायर, वो एक मोनार्की हुआ करता था। बाद में चल के इस मोनार्की को, इस राजतंत्र को गणतंत्र से रिप्लेस कर दिया गया, मतलब मोनार्की को रिपब्लिक से रिप्लेस कर दिया गया 509 बीसी में। 8th सेंचुरी बीसी का मतलब क्या है, 700 समथिंग बीसी, ठीक 200 साल बाद, 200-250 सालों बाद क्या हुआ, ये रिपब्लिक हो गया। अब ये जो रिपब्लिक ऑफ रोम है, यानी कि रोम गणतंत्र जो है, रोम गणराज्य जो है, इस पर सीनेट का शासन था। यानी अब जो शासन करेगा वो कौन हुआ करता था, सीनेट। सीनेट होती क्या, हाँ सीनेट, आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है सीनेट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सीनेट। सीनेट क्या होता है, सीनेट एक बेसिकली बॉडी होती है, एक समूह होता है, ठीक है। किसका समूह होता है, एक छोटा सा समूह होता है 14 मेंबर्स का, और ये लोग कौन लोग होते हैं, वेल्दी फैमिलीज, रिच क्लास के धनी लोग हुआ करते हैं, धनी परिवार हुआ करते हैं। और इटली से, इटली जो कंट्री है, इटली के रईसों के जो आगे चल करके उनके जो जनरेशन आ रहे हैं, डिसेंडेंट्स आ रहे हैं, तो इटली मूल के कुलीनों का एक प्रभुत्व था। इन लोगों से मिला करके 14 मेंबर्स का एक ग्रुप ही सीनेट कहलाता है। अब आप यहाँ देखिए, आर ई मतलब क्या है, रोमन अंपायर, ठीक है। आर ई मतलब है रोमन अंपायर। इस रोमन अंपायर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अर्ली रोमन अंपायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग लेटर रोमन अंपायर के बारे में पढ़ेंगे। रोमन, आपको पता है मैंने कुछ भी बताया है, हमेशा से ये बताया है कि जब स्टार्टिंग फेज होता है किसी भी साम्राज्य का तो वो बढ़ता है, एक पॉइंट पे आ जाता है जब मैच्योर हो जाता है, और एक पॉइंट पे आता है जब इसका पतन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाती है। तो अर्ली फेज पढ़ेंगे, लेटर फेज पढ़ेंगे, और लेटर में वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ईस्टर्न रोमन एम्पायर में बाद में चल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया एम्पायर बन जाता है, बेजेंटियम एम्पायर, ठीक है, ये रूल करने लग जाते हैं। आगे चले, ये जो मैप आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, मैं आपको बताऊं, ये कुछ कुछ ऐसे जगह है जो मैं मार्क कर दे रही हूँ, आपका जानना इंपॉर्टेंट है, आगे चल के यूज होगा। सिसिली देख पा रहे हैं आप, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल देख पा रहे हैं आप, ठीक है, डेमास्कस देख पा रहे हैं आप, इजिप्ट देख पा रहे हैं आप, फायम देख पा रहे हैं। ये सिसिली, ये फायम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, आपको आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ बाकी एक्विंटेनिया,
ठीक है। एक्विटेनिया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। रिवर राइन आप देख सकते हैं, यहाँ हम लोगों ने बात किया, और रिवर डानूबे भी दोनों आकर के यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। मैसिडोनिया, ये है मैसिडोनिया, कौन सी जगह है, ये वही जगह है जहाँ से अलेक्जेंडर राइज करता था, तो वो तो पहले की बात है। रोम, ये आप देख पा रहे हैं, ये रोम है, ठीक है, रोम है, ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सहारा डेजर्ट आप देख पा रहे हैं, हम लोगों ने मार्क किया, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, रोमन एम्पायर फैक्टॉइड्स, इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अर्ली रोमन एम्पायर के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, शुरुआती दौर में रोमन एम्पायर के बारे में अगर बात किया जाए, जस्ट अ सेकेंड, जी हाँ, अर्ली रोमन एम्पायर के बारे में अगर बात की जाए, अगस्टस ऑक्टेवियन नाम के बेसिकली एक आप जानते हैं, ये भी एम्परर ही रहे थे, लेकिन ये एक ऐसे पर्सन है, ही इज एन अडॉप्टेड सन, यानी कि अगस्टस ऑक्टेवियन जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, यानी कि अडॉप्ट किया हुआ पुत्र था, ठीक है। तो अगस्टस ऑक्टेवियन जो है पहला एम्परर बनता है रोमन एम्पायर का, पहला शासक बनता है रोमन एम्पायर का। कब बनता है? 27 बीसी में, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना 27 बीसी में ही है। अब इन्होंने इस्टेब्लिश किया, इन्होंने बेसिकली क्या कहते हैं उसको, स्थापना की, ठीक है। इन्होंने स्थापना की एक ऐसे रेजीम की, आप देख सकते हैं, उसने स्थापना की एक ऐसे शासन की जिसे प्रिंसिपलेट कहा जाता था, ठीक है। और ये प्रिंसिपलेट होता क्या है बेसिकली, इस प्रिंसिपलेट नाम के सिद्धांत के द्वारा होता क्या है कि राजा कहता है कि मैं एक शासक नहीं हूँ, मतलब कि मैं एक बेसिकली बड़े लेवल पे एक रूलर नहीं हूँ, वो जो रूलर क्रूर होते हैं, वो बहुत कम डेवलपमेंट करते हैं, लोगों को परेशान किया करते हैं, हाई टैक्सेस लिया करते हैं, मैं एक एब्सोल्यूट रूलर नहीं हूँ। क्या कहते हैं कि मैं एक पूर्ण शासक नहीं हूँ, बल्कि ये जो प्रिंसेप है, प्रिंसेप मतलब ये जो भी हमारा छोटा सा सेटलमेंट है, जो भी हमारा छोटा सा समुदाय है, मैं केवल और केवल उस समुदाय का एक लीडर हूँ। आप जानते हैं किसी भी समुदाय को लीड करने के लिए, हमेशा याद रखिए कि किसी भी ग्रुप को लीड करने के लिए हमें एक लीडर की जरूरत पड़ती है। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम भी जब हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट, तो हमने देखा कि किस तरीके से सिख रेवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे थे, तो सिखों में किस तरीके से एक स्कैटर आपको देखने के लिए मिलता है, जब उनके पास कोई लीडर नहीं था, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर पीपल वर यूनाइटेड, बट लेटर ऑन पीपल वर फ्रैगमेंटेड। तो एक बेसिकली लीडर्स बहुत सारे थे, छोटे छोटे स्केल पे लीडर्स थे, लेकिन कोई भी एक यूनाइटेड लीडर नहीं हो पाया, इसकी वजह से वो स्कैटर हो गए। लेटर ऑन फिर वापस से एक लीडर आएगा, वापस से उनको यूनाइट कर देगा। ये केवल वही नहीं बल्कि हर जगह एप्लीकेबल है। तो हियर वी आर स्टडीइंग अबाउट रोमन एम्पायर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि अगस्टस ऑक्टेवियन जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं प्रिंसिपलेट के सिद्धांत पे चलता हूँ। प्रिंसिपलेट क्या है? तो प्रिंसिपलेट वो सिद्धांत है हमारे वहां जिसके माध्यम से मैं हमारे समूह का कोई भी पूर्ण शासक नहीं हूँ, एब्सोल्यूट रूलर नहीं हूँ, बल्कि मैं कौन हूँ, मैं केवल और केवल एक लीडर हूँ, केवल इनका नेतृत्व कर रहा हूँ, लीडिंग सिटीजन हूँ, ठीक है, नेतृत्व कर रहा एक नागरिक हूँ। 509 से लेकर के 27 बीसी, क्या इसमें कोई, इस डेट में कोई आपको प्रॉब्लम है? हमने बीसी और एडी का कंसेप्ट पढ़ा है ना, बीसी और एडी का कंसेप्ट, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। टाइम स्केल पे अगर बात करें, जीरो है, जीरो तो कभी टाइम हो नहीं सकता, तो जीरो को काउंटलेस समझते हैं, इसको समझते हैं जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो रहा है, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हो रहा है। यहाँ पे हमारा आता है -1, -2, -3, जब आप इंटीजर्स कर रहे हो, ठीक है। हालांकि इस वक्त के लिए आप माइनस भूल जाइए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। टाइम इतिहास जो है इस डायरेक्शन में चलता है, एक चीज यहाँ घटित हो गई तो बाद में ये घटना घट रही है, क्या यहाँ से आप वापस जा सकते हैं, उल्टे डायरेक्शन में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो टाइम जो है, टाइम इस डायरेक्शन में चलता आता है, चलता आता है। तो पहले 3 आएगा, उसके बाद 3 के बाद जब हम जीरो से पहले, यानी जीरो से पहले सब बीसी है, जीरो के बाद सब एडी है, तो जीरो से पहले पहले 3 आएगा कि 2 आएगा? पहले 3 आएगा। और अच्छे से समझ लेते हैं, लाइन थोड़ी सी हौश पौश हो गई, ठीक है।
ये 0 है, ये -1 -2 -3, ये 1 ये 2 ये 3। हम समझ रहे हैं BC और AD। ये जो 0 से आप क्या ही कर दिया, ये 0 है, ये -1 ये -2 ये -3, ये 1 ये 2 ये 3। हम सपोजिटली मान लेते हैं कि ये टाइम लाइन है। ये माइनस को बिल्कुल भी मैंने आपको समझने के लिए बताया क्योंकि इंटीजर पे आप ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये टाइम लाइन है आपकी। AD और BC का कंसेप्ट समझ रहे हैं आप। ये देख लीजिए 0 जो पॉइंट है हम उसको क्या मान लेते हैं, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये हम अलग हटा देते हैं। अब इस 0 से पहले, ठीक है, 0 से पहले जितना भी टाइम है उसको हम कहते हैं BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और इसके बाद के सारे 0 के बाद के सारे टाइम को कहते हैं AD, दैट इज एनो डोमिनी। अब इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में आप समझ लीजिए, हम जानते हैं टाइम इस डायरेक्शन में चलता है। कोई भी घटना अगर यहाँ घटित हो रही है तो अगली घटना यहाँ घटित होगी, कभी भी ये रिवर्स नहीं आएगा। कभी ये घटना घटित हो गई, आप यहाँ तक आ गए, तो ये इस टाइम पे वापस पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब टाइम ऐसे चला जा रहा है, तो टाइम स्केल पे BC की अगर मैं बात करूं तो 3 पहले आता है और उसके बाद 2 आता है, ठीक है। ऐसे ही कहीं 300 BC रहा होगा, 300 BC के बाद क्या आएगा, 299 BC आएगा, ठीक है। और ऐसे ही करके 1 BC आता है, और 1 BC के बाद क्या आता है मैम, 1 BC के बाद 1 AD आता है। जब हम AD में गुजरते हैं तो टाइम वापस से ऐसे ही जा रहा है, तो 1 के बाद 2 आता है। इसीलिए कहते हैं कि BC जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है और AD जो है असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। समझ में आ गया इतना। तो ये क्या कह रहा है, 509 से 27 BC की बात कर रहा है, यानी कि ये 27 जो है बाद में आया या 509 बाद में आया, BC बिफोर क्राइस्ट में 509 पहले आएगा कि 27 पहले? हाँ, पहले आएगा 509, बाद में आएगा 27, ठीक है। आगे चलो। तो ये वो वक्त है, ये वो दौर है जब रोम जो है रिपब्लिक हो चुका है, गणराज्य बन चुका है, इन विच द रियल पावर ऑफ एम्पायर लेड विद द सीनेट। सीनेट जो समूह के बारे में हमने बात किया, बॉडी, उसी सीनेट के पास पूरा का पूरा पावर है। अब हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, यानी प्रशासनिक रैंक्स क्या थी, प्रशासनिक पद क्या थे, कहते थे। सबसे ऊंचा पद किसका होता था, एम्परर, यानी जो रूलर है, शासक है, उसका सबसे ऊंचा ओहदा होता था। फिर किसका पोजीशन है, सीनेट का। सीनेट कौन है, 14 लोगों के द्वारा बनाया गया एक समूह, जिसमें कौन कौन से लोग होते हैं, अमीर क्लास के, रिच क्लास के लोग होते हैं, इटालियन डिसेंट्स होते हैं, ठीक है, ये लोग होते हैं। और इसके बाद नंबर आता है आर्मी का, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होती है, सेना होती है, आर्मी होती है। 230 BC का वो वक्त है जब इनमें क्या होने लग गया, अब ये बैटल्स भी लड़ना शुरू करेंगे। अभी तक बैटल्स का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अब आप देख रहे हैं 230 BC के अप्रॉक्स ये लोग बैटल्स लड़ना भी शुरू कर देंगे। 225 BC की बात है, 230 पहले आएगा या 225? 230 BC पहले आएगा। बाद में 5 साल बाद 225 BC में क्या होता है, ससेनियन डिनेस्टी। ये डाइन जो है, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, डिनेस्टी है, ठीक है। ससेनियन डिनेस्टी जो है, ईरान में बैठी हुई एक ऐसी वो है, डिनेस्टी है, एक ऐसा वंशज है जो कि काफी टफ कंपटीशन दे रहा है, TOUGH, काफी टफ कंपटीशन दे रहा है रोमन एम्पायर को। तो रोमन एम्पायर एक जगह यहाँ बैठा हुआ है और यही इसको टफ कंपटीशन कौन दे रहा है, ससेनियन डिनेस्टी, ससेनियन वंशज, ठीक है। ससेनियन डिनेस्टी का ही एक राजा है, एक शासक है, जिसका नाम क्या है, शापुर। क्या नाम है इसका, शापुर। शापुर ने कंटिन्यूअसली बहुत चुनौतियां दी रोमन एम्पायर को। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, 6 लाख सोल्जर्स को क्या कर लिया, रोमन एम्पायर के जो सेना है इनकी, उसके 6 लाख सैनिकों को कैप्चर कर लिया और बंदी बना लिया। साथ ही साथ सिर्फ बंदी नहीं बनाया, बल्कि उनको दोबारा ट्रेनिंग दे करके अपने खुद के आर्मी में हायर कर लिया। आप कंपटीशन का लेवल समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ बात करेंगे हम रोमन एम्पायर की, वापस से रोमन एम्पायर, ईस्टर्न एम्पायर की बात करते हैं। जैसे कि
मैंने आपको क्या बताया था, अभी एक हम लोगों ने मैप देखा था ना, रोमन एम्पायर का ईस्टर्न एम्पायर अलग पढ़ेंगे, वेस्टर्न एम्पायर अलग अलग पढ़ेंगे। तो ईस्टर्न एम्पायर की बात करें तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं अंताकिया नाम की एक जगह थी, ये ईस्टर्न एम्पायर की कैपिटल थी। रोमन एम्पायर जो है, तो रोमन एम्पायर जो कि पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ था, तो पूर्वी कैपिटल कौन सी थी, अंताकिया। ये जो शापुर है ना, ससासियन डिनास्टी के, इन शापुर ने इस अंताकिया पे भी क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया, कैप्चर कर लिया। अब जब ये अंताकिया शापुर के द्वारा कैप्चर्ड हो चुकी है 233 से लेकर के 250 बीसी तक, क्या होगा, सॉरी ये उल्टा लिख दिया है मैंने, 250 बीसी से लेकर के 233 बीसी तक क्या होगा, जर्मैनिक ट्राइब्स कैप्चर्ड द एरिया ऑफ राइन एंड दानुबे। अब यहाँ देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ज्योग्राफी क्यों पढ़ी थी, इसकी ज्योग्राफी इसलिए पढ़ी थी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ में क्या था, कौन सा रिवर था, राइन रिवर था, राइन, दैट इज राइन और दनूबे, ठीक है। ईस्ट में कैपिटल क्या है आपका, कैपिटल है अंताकिया। अंताकिया तो गया, शापुर ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब क्या है, जर्मन की एक ट्राइब थी, उसने राइन नदी के किनारे वाला क्षेत्र कैप्चर कर लिया। रोमन एम्पायर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। आप समझ जाइए कि इतना कांस्टेंट इनको चैलेंज और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था कि महज नहीं, खैर 47 इयर्स बहुत होते हैं, लेकिन 47 सालों में मोर देन 25 रूलर्स हैव चेंज, मतलब 47, आप देखते हैं ना, एक रूलर करीब करीब नहीं तो 50 साल रूल करके जाता है, ठीक है। आप इससे ज्यादा ही रूल करके जाते थे पहले, और इससे 50 साल से भी कम 47 इयर्स में 25 रूलर बदल चुके हैं। इतने मारा, कुछ मर गए, फिर दूसरे आए, उत्तराधिकारी आए, कुछ सरेंडर कर गए, कुछ भाग गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि भारी तरीके से अस्थिरता फैल गई है रोमन एम्पायर में, किसके किसके वजह से, सबसे पहले तो ससासियन डिनास्टी, ठीक है, और दूसरा जर्मनिक ट्राइब्स, यानी जर्मनी के कुछ वनवासी, कुछ ट्राइबल पीपल हुआ करते थे, उनके द्वारा। आगे चलते हैं, अर्ली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब हमने ये तो देख लिया कि स्थिरता नहीं है, अस्थिरता वाला सिचुएशन, राजनीतिक अस्थिरता हो चुकी है। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता जो है वो पहले कैसी हुआ करती थी। नो सिविल वॉर्स एंड ह्यूज स्टेबिलिटी सीन इन फर्स्ट सेंचुरी। आप समझ लीजिए कि क्या कह रहा है कि किसी भी तरीके का सिविल वॉर, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री से, या फिर आपस में ही फैमिली में झगड़े कि मतलब कौन आगे गद्दी पे बैठेगा, ऐसे कोई भी वॉर देखने के लिए नहीं मिलते थे। कब, जब स्टार्टिंग के एक शताब्दी तक की बात करें, जैसे 27 बीसी की में स्थापना हुई है, 27 एडी तक बात कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। और ह्यूज स्टेबिलिटी मतलब कि बहुत भारी आपको स्थिरता देखने के लिए मिलती थी, बहुत अच्छे से ये लोग स्थिर लोग हुआ करते थे। 69 सीई तक आते आते 4 बैक टू बैक सक्सेशन, ये तो खैर मैंने ज्यादा ही बोल दिया, ये फर्स्ट सेंचुरी की बात ज्यादा कर ली मैंने। 69 एडी, नहीं ज्यादा नहीं करनी, ठीक है ठीक है, 27 एडी। सीई मतलब क्या होता है, कॉमन एरा। और जो हमने बात किया एडी, एडी को क्या कहते हैं, कॉमन एरा भी कहते हैं, और बीसी को क्या कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। तो एडी को सीई और बीसी को बीसीई भी कहते हैं। हम लोग एनो डोमिनी और बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट बोलने से बचते क्यों हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में सब लोग सेक्युलर हो गए हैं, तो क्रिश्चियनिटी पे इतना ज्यादा झुकाव देना ठीक नहीं है। इसलिए जो हमारे नए इतिहासकार हैं वो कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। तो ये 69 सीई क्या है, सीई का मतलब है एडी, ठीक है। तो 69 एडी में 4 बैक टू बैक सक्सेशन हुए, मतलब लगातार एक एक साल के अंतराल में 4 बार गद्दी बदली गई, ठीक है, गद्दी पे लोग बदले गए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे गद्दी पे विराजमान होने के लिए कानून क्या था, तो सबसे पहले कि आप उसी परिवार का एक वंश होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या था, आपकी जो इनहेरिटेंस है, आप जो इस फैमिली में पैदा हुए हैं, वो बेसिकली इस फैमिली से आ रहे हैं राजगद्दी पे बैठने के लिए, तो आप अडॉप्टेड भी हो सकते हैं, गोद लिए हुए भी बेटे हो सकते हैं, नेचुरल यानी कि उनके अपने ब्लड रिलेशन में भी उनके बेटे हो सकते हैं। क्या क्या ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी जो रोमन एम्पायर में बेसिकली लोग बोला करते थे, तो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जान लेना कि रोमन एम्पायर जो था, ठीक है,
रोमन एम्पायर जो था ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स एम्पायर था, यानी अलग अलग तरीके की संस्कृति और अलग अलग तरीके के आपको वो दिख जाएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिसेस और लैंग्वेजेस दिख जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, लैटिन और ग्रीक। आपसे वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकता है, लैटिन और ग्रीक जो है वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। वेस्ट ऑफ ट्रिपोलिटानिया यानी ट्रिपोलिटानिया एक जगह का नाम था, उसके वेस्ट साइड में रोमन एम्पायर में ही है, लैटिन बोली जाती थी। और साइरनेशिया में ये जो बेसिकली साइरनेशिया भी है, ये रोमन एम्पायर का एक पार्ट है, साइरनेशिया में भी उसके ईस्ट तरफ, उसके पूर्वी क्षेत्र तक ग्रीक बोली जाती थी। ठीक है, अब इनका एक वक्त आया जब पर्शिया से क्या हुआ, भिड़ गए ये, पर्शिया से इनका झगड़ा हो गया। अब यहाँ पे उस विश्व में उस बेसिकली जगह पे दो सुपर पावर निकल करके आते हैं, रोमन एम्पायर एक जो ऑलरेडी चल रहा है, और दूसरा कौन है, पर्शियन एम्पायर। ठीक है, आपको अगर पता होगा यही पर्शियन एम्पायर ने भारत पे आक्रमण भी किया था, है ना, पर्शियन। हाँ, एंशियंट टाइम में पर्शियंस ने अलेक्जेंडर के ठीक पहले भारत पे आक्रमण किया था जी। ठीक है, तो अब बात करें सेंट्रल और द मिडिल ईस्ट एंड अफगानिस्तान। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एशिया, ठीक है, एशिया का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट का पार्ट, विश्व के मैप पे आप मिडिल ईस्ट देख पाएंगे, और अफगानिस्तान वाली जगह, यहाँ पे इन दोनों अंपायर्स की पहुंच थी। ठीक है, पर्शियन अंपायर जो था, हालांकि ये रोमन अंपायर जितना ज्यादा विविध नहीं था, ठीक है, उतना ज्यादा इसमें विविधता नहीं थी, डाइवर्सिटी नहीं थी, ये इतने सारे लैंग्वेज, इतने सारे कल्चर वगैरह नहीं थे, अलग अलग तरीके के लोग नहीं थे, इसीलिए ये लोग अपने लोगों को आसानी से क्या कर पाते थे, उन पे शासन कर पाते थे। अब जहाँ पे अलग अलग आइडियोलॉजी के बच्चे होंगे जिस क्लास में, उस क्लास में टीचर को थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, तो वो एक चीज आप इसको ड्रॉबैक ले लीजिए पर्शियन एम्पायर की, या फिर कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए इनकी, क्या नाम है, रोमन एम्पायर की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, जेंडर की बात कर लेते हैं। जेंडर का क्या हिसाब किताब था भाई साहब, कि फैमिली में जिस भी तरीके की फैमिली होती थी रोमन एम्पायर में, रोमन एम्पायर में आप रह रही हैं, आपकी एक फैमिली है, वो न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा विश्वास करते थे। न्यूक्लियर फैमिली मतलब ऐसी फैमिलीज जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती है, नहीं, ऐसी फैमिलीज जो कि अकेले टुकड़ों में रहते हैं फैमिली, जैसे कि जॉइंट फैमिली में चाचा की फैमिली, जो है बड़े पापा की फैमिली, बाबा दादी सब लोग एक साथ रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या है, बाबा दादी अलग अपना गांव पे रह रहे हैं, मैं पापा मम्मी भाई अलग रह रहे हैं, चाचा चाची और कजिन्स अलग रह रहे हैं, तो ये टुकड़ों में जब परिवार रहता है, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, अब तो क्या ट्रेंड था इनके यहाँ, न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड था। slaves induced in the family, एक छोटी सी आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, इंक्लूडेड है ये। ठीक है, ये जो फैमिलीज हुआ करती थी इसमें दास भी होते थे, यानी कि स्लेव्स भी होते थे, दास प्रथा अभी चल रही थी इतने टाइम तक। अभी हम आगे पढ़ेंगे स्लेवरी का क्या हिसाब किताब था यहाँ पे। ठीक है, women were a primary hire of her father and after her marriage and enjoyed independence। यहाँ आप देख सकते हैं कि कह रहा है महिलाएं जो थी उनको पूरा का पूरा एक अधिकार था कि आफ्टर मैरिज भी, शादी के बाद भी अपने पिता की संपत्ति पे क्या कर सके, कंट्रोल इन द सेंस कि उनके पिता की, अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा ले सके, और साथ ही साथ पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी जी सके। यहाँ शादी का वर्ष जो है 20 से 30 साल की उम्र में लड़कों की शादी होती थी, 28 29 भी, 25 26 भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और फीमेल मैरिज यानी कि लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो या तो टीन एजेस 15 16 15 16, ये जो टीन एजेस हैं, और या फिर 20 साल तक जाते जाते ब्याह कर दिया जाता था इनका। तो ये जो इन दोनों के मेल और फीमेल के बीच में जो एज गैप है, वो एज गैप आपने अभी ऊपर पढ़ा कि महिलाओं को तो इतनी इतनी आजादी दी गई थी, लेकिन यहाँ पे ये एज गैप आपको बता सकता है कि जिस तरीके की चीजें लिखी गई हैं इतिहास में, इस तरीके की चीजें शायद वो हर जगह मौजूद नहीं थी, और शायद हो सकता है कि वो हाफ ट्रूथ है, आधी सच्चाई हो, क्योंकि यहाँ इससे हमें पता चलता है कि एज गैप से इनइक्वालिटी, असमानता भी तो दिखाई देती है।
ठीक है। और डाइवोर्स जो था, डाइवोर्स का भी प्रोसेस बहुत इजी था, आज के डेट में नहीं। डाइवोर्स लेना है तो ना किसी मेल को ना किसी फीमेल को, किसी की आलोचना नहीं की जाती थी, ठीक है। साक्षरता में बात करेंगे, लिटरेसी, पढ़े लिखे कितने थे ये लोग, तो कैजुअल लिटरेसी वेरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि कैजुअल मतलब काफी लो, नॉर्मल लेवल पे, लो तो नहीं, काफी नॉर्मल लेवल पे साक्षरता जो है, कितने लोग शिक्षित हैं, तो कैजुअल लिटरेसी जो है हर जगह अलग अलग थी। एक जगह का नाम देती है एनसीईआरटी, प्रोम्पी। प्रोम्पी के अगर आप क्षेत्र में देखेंगे तो कैजुअल लिटरेसी आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी। साथ ही साथ अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट करते हुए लोग दिखाई देंगे, अलग अलग तरीके के पैम्पलेट्स बांटते हुए लोग दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है, पढ़े लिखे हैं तभी तो ये सारी की सारी चीजें कर पा रहे हैं। कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे, कुछ दस्तावेजों की बात करेंगे, औपचारिक दस्तावेजों की बात करेंगे, जिसको कि स्क्राइबर्स ने लिखा हुआ था, रिटन बाय स्क्राइबर्स। स्क्राइबर्स कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो शिला लेख पर गड़ा गड़ा करके स्क्राइब कर करके लिखा करते हैं। तो स्क्राइबर्स लिखते हैं इजिप्ट में, फॉर्मल कुछ औपचारिक दस्तावेज जो है कहाँ लिखे जा रहे हैं, इजिप्ट में। और इजिप्ट में ही क्यों, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पैपीरस के बारे में पढ़ा ना, पैपीरस पेड़ भारी मात्रा में उगाए जाते हैं, तो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। मैं कल्चर की बात कर लूं अगर मैं, तो कल्चरल डाइवर्सिटी इनकी इतनी ज्यादा थी कि हर धर्म के लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और हर लोकल डीटी मतलब जो है देवी देवता की पूजा आपको दिखाई देगी। इनका ड्रेसिंग पहनने का कपड़े पहनने का तरीका, कॉस्ट्यूम इनका मतलब पहनावा, इसके साथ इनका खान पान, इनका जो है सामाजिक जो और भी ज्यादा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे, पूरे के पूरे विविधता से भरे हुए थे, डाइवर्स थे, ठीक है। और कुछ कुछ जो है वेयर देयर डाइवर्सिटी शोन। हाँ, एक सबसे बड़ा एरिया क्या है जहां इनकी डाइवर्सिटी दिखती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंग्वेज का बोला जाना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इकोनॉमिक सॉरी, ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंग्वेजेस का बोला जाना। अब वो लैंग्वेजेस क्या है, एनसीईआरटी एक टेबल बनाता है, ठीक है, एक टेबल बनाता है एनसीईआरटी। यहाँ पे नॉर्थ रोमन एम्पायर, साउथ रोमन एम्पायर ऐसे करके लिख देता है, और यहाँ पे लैंग्वेजेस लिख देता है। आपके पास बुक है तो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं अगली क्लास में उसको पहली चीज है, पहली एट फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको करा दूंगी। इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात करते हैं, मतलब आर्थिक विस्तार कैसे कर रहे हैं, आप देख लीजिए इनके पास आर्थिक रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा था। यानी इस टाइम पे भी अवसंरचना की अगर मैं बात करूं, बंदरगाह बने हुए थे, ईंट पत्थर के बेसिकली ये यार्ड्स बने हुए थे सामान स्टोर करने के लिए, अलग अलग खदानें यानी क्वेरीज बनी हुई थी, जैतून का तेल का कारखाना यानी ऑलिव ऑयल निकालने वाली फैक्ट्रीज बनी हुई थी, खदानें यानी माइंस जो कि जहां से मेटल्स निकलते हैं, माइंस बनी हुई थी, ठीक है। ये लोग ट्रेड यानी कि व्यापार की बात करें, सबसे ज्यादा व्यापार रोमन एम्पायर में आपको वीट का देखने के लिए मिलता है, गेहूं का, शराब का, और जैतून का तेल दैट इज ऑलिव ऑयल। तो ये आप देख सकते हैं, गेहूं, शराब और जैतून का तेल, व्हीट, वाइन एंड ऑयल का सबसे ज्यादा ये लोग ट्रेड करते थे, ठीक है। अब इनके आपस में भाई कंपटीशन भी तो था। क्या आज सेंसोडाइन और कोलगेट कंपटीशन नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो कंपटीशन क्या था, स्पेनिश प्रोड्यूसर्स सक्सीडेड इन कैप्चरिंग द ऑलिव ऑयल मार्केट फ्रॉम इटालियन एंटरप्राइजेस। आप देख सकते हैं ऑलिव ऑयल में सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी कौन बना रहा है, स्पेन के लोग, ये स्पेनिश लोग कौन है, ठीक है। तो ये अगर मैं जैतून के तेल के व्यापार के बारे में बात करूं, तो ये तेल का व्यापार सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से इटली लोग कर रहे थे, लेकिन इनसे पूरा का पूरा मार्केट छीन लिया किसने, स्पेनिश प्रोड्यूसर्स ने, अपने तकनीकी विस्तार की मदद से। साथ ही साथ स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था वो अच्छी क्वालिटी का भी था और सस्ता भी हुआ करता था, इसीलिए इटालियन ऑलिव ऑयल को अब कोई पूछने वाला नहीं था। अब यहाँ बात करते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी। जो हमने गेहूं की बात की ना, कहाँ से लेते थे, सिसिली और बिजेंटियम, मैंने आपको दिखाया था ना अभी मैप में, सिसिली यहाँ और बिजेंटियम कहीं यहाँ। तो सिसिली और बिजेंटियम से गेहूं उठा करके पूरे के पूरे रोम में क्या भेजा जाता था, ठीक है।
अब एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ ऑलिव ऑयल फ्रॉम स्पेन, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, स्पेन की बात कर रहे हैं। ऑलिव ऑयल कहाँ से आता था इनके पास, स्पेन। ये एक्सपोर्ट जो है आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है, इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट को भी इंपोर्ट कर लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं रोम के रिसोर्सेज के बारे में। रोम के रिसोर्सेज जो है सिसिली और बिजेंटियम से क्या आता था, गेहूं आता था। यहाँ पे स्पेन से क्या आता था, ऑलिव ऑयल आता था। और यहाँ सबसे फर्टाइल रीजन इस समय क्या था, गैलीली और फायुम। फायुम देखा था ना मैप पे, यहाँ पे सबसे कोने में था। फायुम और गैलीली दोनों सबसे उपजाऊ क्षेत्र माने जाते थे। आगे चलते हैं टेक्नोलॉजी। अब देखिए, अब बात बढ़ रही है और बहुत ही ज्यादा संगीन मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी। तकनीकी विस्तार इनका क्या था, अब ध्यान से देख लीजिए कि ये लोग कितने ज्यादा मॉडिफाइड हैं। वाटर पावर टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। वाटर पावर टेक्नोलॉजी मतलब कि पानी के बहाव के द्वारा जिस तरीके की एनर्जी हमें मिलती है, उस एनर्जी को यूज करके बेसिकली एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो है जहां वाटर पावर टेक्नोलॉजी यूज होती थी। आज के डेट में आप वाटर पावर टेक्नोलॉजी के रूप में क्या देखते हैं, डैम्स को देखते हैं, वहां से वाटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर जनरेट हो रहा है। हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्नोलॉजी वाज एट पीक। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये टेक्नोलॉजी बार बार दोबारा क्यों लिख दिया गया है। हाइड्रोलिक माइनिंग यानी कि हाइड्रो आ गया है वर्ड में, यानी वापस से एक ऐसी मशीन जिसमें पानी के प्रेशर की मदद से खदान बेसिकली माइनिंग का काम किया जाता है, ठीक है। कॉमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क इस्टेब्लिश। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे तकनीक हैं। हमने ट्रेड देखा ना, वीट वाइन एंड ऑलिव ऑयल। हमने ये भी देखा ना कहाँ कहाँ से क्या क्या मंगा रहे हैं। जब इतने सारे कॉमर्शियल काम हमारे पास हैं, तो क्या लोगों के पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और लोगों के पास पैसा आएगा तो पैसे को स्टोर करने के लिए बैंक की भी जरूरत पड़ेगी। और जिनके पास पैसा आ रहा है और पैसे की अगर जरूरत है कि मैं और अच्छे से ट्रेड करूं, तो उन्हें लोन लेने की भी जरूरत पड़ेगी। इन दैट केस कॉमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क, बहुत सारे बैंक्स वगैरह स्थापित हो चुके थे। स्लेवरी की अगर बात करते हैं, दास प्रथा की, मेडिटेरेनियन सी आपने देखा ना, मैप में लंबा सा लिखा हुआ था। तो मेडिटेरेनियन सी और आसपास का ईस्ट में यानी कि पूर्वी क्षेत्र जो है, यहाँ पे स्लेवरी बहुत भारी मात्रा में आपको दिखाई देती है। दास प्रथा भारी मात्रा में दिखाई देती है। इस वक्त जो कि 4 एडी है, ये देख सकते हैं 4 एडी चल रहा है, ठीक है। 4 एडी का वो वक्त है जब ये पूरे के पूरे स्टेट का, इस पूरे एम्पायर का एक स्टेट रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी है। हमने बताया था ना कैसे चर्च इन्वॉल्व हो जाते थे राजनीतिक गतिविधियों में, वही चल रहा है, ठीक है। ये लोग जो थे दास प्रथा बेसिकली फॉलो करते थे, और गुलामों को, जिन लोगों को गुलाम बनाते थे, उन लोगों को, इटालियन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इटालियन लोग जो हैं गुलामों को एक निवेश के रूप में देखते थे, इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते थे। अगर इतनी बड़ी संख्या है, इसमें से कुछ को मैं गुलाम बना लेता हूँ तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फिर तो मुझे मजदूर खरीद करके नहीं लाने पड़ेंगे ना, मैं गुलाम खरीद लूंगा, घर का काम भी करेगा, हमारे फैक्ट्री का काम भी करेगा, सब कुछ करेगा। आप देख सकते हैं कि स्लेवरी कितनी ज्यादा थी। यहाँ 7.5 मिलियन पीपल थे, मतलब इतने सारे लोगों के बीच में 3 मिलियन इनमें से क्या है, स्लेव्स यानी कि गुलाम है। अपर रोमन क्लासेस वर क्रूएल टू स्लेव, यानी कि रोमन जो अंपायर के अपर क्लास लोग होते थे, स्लेव से बड़ी गंदे से, बड़ी क्रूरता से बिहेव करते थे। लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, काफी ज्यादा इनके लिए करुणामय होते थे और काफी ज्यादा सिंपैथेटिक होते थे। किसके लिए, स्लेव्स के लिए, ठीक है। एक राजा का नाम सामने आता है, किंग नीरो। किंग नीरो का सिद्धांत ऐसा था, ध्यान से देखिए, किंग नीरो का शासन था कि यदि एक गुलाम अपने मालिक की हत्या कर दे, तो उस घर के बाकी सभी गुलामों को फांसी दे दी जाती थी। कम युद्ध के कारण दासों की आपूर्ति में गिरावट आई। युद्ध नहीं हो रहे, दास कहां से मिलेंगे, ठीक है। ये दास कौन थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे ना, जो लोग वॉर्स में पकड़े जाते थे। तो दासों की संख्या में क्या हुई, गिरावट आई। इसलिए जितने लोग बचे थे, अब उनका क्या किया जाने लगा, मजदूरों की तरह उनका यूज किया जाने लग गया, ठीक है। आगे चलते हैं, स्लेवरी कंटिन्यू चलती है। एक शब्द आ रहा है फ्रीड मैन, ठीक है, ये हिंदी में भी सेम शब्द है, फ्रीड मैन मतलब या तो दिहाड़ी पे या तो मंथली,
जिनको जो तनख्वाह पे जो मजदूर काम करते हैं, जो कि काफी सस्ते और काफी इजी तरीके से मान जाते हैं, आप जैसा कंडीशन देंगे वैसे कंडीशन में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसे मजदूर हुआ करते थे। इनको क्या कहा जाता है? फ्रीडमैन। हम किसकी बात कर रहे हैं? रोमन अंपायर की बात कर रहे हैं ना। और रोमन अंपायर में फ्रीडमैन की भी संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, ये जो गुलाम थे इनको क्या किया जाता था? अगर ये अपने मालिक को किसी भी प्रोजेक्ट मान लो चल रहा है उसमें मजदूरी जो है वो फ्री प्रोवाइड करते हैं कि हाँ मालिक जब आप बुलाएंगे तब हम मजदूरी करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो इनका मालिक इनको क्या कहता था? इनको छोड़ देता था, आजाद कर देता था, जाओ तुम गुलाम हो रहो चाहे ना रहो, तुम आजाद हो, बस जब हम भैया बुलाएंगे तब आ जाना। ऐसे लोगों को फ्रीडमैन कहा जाता था। ठीक है, सोशल हायरार्की, सामाजिक इनकी क्या है, रैंकिंग क्या है? अपर क्लास जो है सीनेटर्स हुआ करते थे। अब आपको पता है सीनेट का मतलब क्या होता है? कैसी बॉडी? ठीक है, उस सीनेट में जो 14 लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? सीनेटर्स एंड इक्विटर्स, बड़े क्लास के लोग। ठीक है, मिडिल क्लास में कौन लोग होते थे? ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासनिक अधिकारी, मिलिट्री के लोग होते थे, मंत्री होते थे, अमीर जो व्यापारी हुआ करते थे, रिच मर्चेंट्स हुआ करते थे। और लोअर क्लास में मजदूर यानी लेबरर्स, आर्टिशंस यानी कि अलग अलग कलाओं को करने वाले लोग, छोटे छोटे फार्मर्स, और ये दास जो है लोअर क्लास में होते थे। कास्ट डिफरेंस जो है पता चल गया। अब जो है आपके सामने लेटर रोमन अंपायर आ रहा है। हमने स्टार्टिंग में एक मैप बना करके पढ़ा था ना कि रोमन अंपायर जिसको हम पढ़ रहे हैं RE, उसका हम अर्ली फेज पढ़ेंगे और बाद में उसका लेटर फेज पढ़ेंगे। तो अर्ली फेज जो है आपका कंप्लीट होता है। लेटर फेज की अगर चर्चा करें तो लेटर फेज में डियोक्लेटियन, ठीक है, 284 AD में क्या होता है कि एक राजा आपको दिखते हैं, क्या नाम है इनका? डियोक्लेटियन या डियोक्लेशियन भी कह सकते हैं। तो डियोक्लेशियन का एक शासन आता है कहाँ पे? रोमन अंपायर पे। इस समय तक जाते जाते मैं आपको बताऊं रोमन अंपायर टुकड़ों में टूट गया है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पढ़ने मिलेंगी। ठीक है, तो लेकिन एनसीईआरटी में जितनी दी हुई चीजें हैं वो हम अभी देख रहे हैं। तो डियोक्लेटियन का रूल आ जाता है 284 AD में। और काफी सारे मतलब रणनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो ऐसी ऐसी जगहें थी रोमन अंपायर की, कल को वॉर छिड़ जाएगी तो भारत में क्या है? भारत में भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, जो पोर्ट वाले एरिया है, विशाखापट्टनम, क्यों नेवी विशाखापट्टनम में है? क्योंकि वो भाई पोर्ट एरिया है ना, वहां से उनको बहुत ज्यादा पूरा इंडियन ओशन का एक्सेस है उनके पास। ठीक है, पूरा बे ऑफ बंगाल का एक्सेस है उनके पास। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रैटेजिकली कई सारे जगह इंपॉर्टेंट थी, ऐसी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज को, क्षेत्रों को इन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है, अब राइज ऑफ रीजनल पावर, आपको पता है ना रोमन अंपायर कैसे कैसे थ्रेट्स, वो जो अभी डिनेस्टी हम लोगों ने देखा, साथ ही साथ जर्मेनिक ट्राइब्स के बारे में हमने देखा, कैसे कैसे चुनौतियों को झेलते हुए आ रहा है। इन चुनौतियों को झेलने के बाद भी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अब होने वाला है। आसपास के क्षेत्र के जो छोटे छोटे किंगडम्स है, छोटी छोटी जो पावर्स हैं, वो क्या होंगी? वो अब उभर करके सामने आएंगी। और फाइनली जो है पूरा का पूरा रोमन अंपायर 3 टुकड़ों में बट गया। यही रोमन अंपायर का अंत है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हुआ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक शहर बड़ा नामी रह गया। इस शहर का नाम है कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन एक महान शहर का नाम है। यहाँ पे 306 से लेकर के 377 AD तक रोमन अंपायर के आगे के वंशजों ने रूल किया है। ठीक है, ये जो कॉन्स्टेंटाइन है इनके बारे में बेसिकली हम क्यों पढ़ते हैं सबसे ज्यादा? इन्होंने, जैसे आज के डेट में पेपर करेंसी है ना हमारे पास कि रुपया हमारी करेंसी है, इन्होंने एक नई मॉनेटरी करेंसी चलाई, उसको कहते थे सॉलिडस। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो सॉलिडस, हालांकि प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल नहीं पूछा जाता, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिडस जो है वो क्या है? सॉलिडस मतलब एक ऐसा सिक्का है जिसमें 4.5 ग्राम सोना पाया जाता है। 4.4 kg नहीं, 4.5 ग्राम सोना पाया जाता है। ठीक है, सॉलिडस ऐसे सिक्के इन्होंने निकाले। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? एक दूसरा कैपिटल भी बनाया अपने राज्य में। किसने? जो बाद में रोमन एम्पायर के लीडर आ रहे हैं,
उसका नाम क्या रखा, कॉन्स्टेंटिनोपोल। कॉन्स्टेंटिनोपोल जो है आज के डेट में टर्की वाला इलाका है। ये जो 3 पार्ट में लास्ट में चल करके एम्पायर स्प्लिट हो जाता है, तो उसके बाद में क्या क्या कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, क्या क्या परिणाम देखने पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है, मैंने आपको बताया था ना, ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है। तो वेस्टर्न इलाके पे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा इलाका अटैक से जूझता रह गया और फ्रैगमेंटेड हो गया यानी टूट गया, ठीक है। और रोम वॉज सैक्ड आफ्टर 800 ईयर्स। 410 एडी की मैं बात बता रही हूँ, रोम यहाँ तक आते आते पूरा लुट गया था। सैक्ड मतलब लुट गया, लूट पाट करके लोग चले गए। अब आप देखिए ईस्टर्न रोमन एम्पायर में क्या हुआ, तो कॉन्स्टेंटिनोपोल यहाँ पे स्थापित किया गया है ना, कॉन्स्टेंटिनोपोल काफी अच्छे से एक्सीलेंटली चला, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं जस्टिनियन नाम के एक रूलर आते हैं, इन्होंने भी बहुत ज्यादा इसमें कॉन्स्टेंटिनोपोल में बहुत सारे विकास किए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए। लेकिन आगे चलते चलते 1453 एडी में एक ये आएंगे ओटोमन अंपायर। हम बहुत पढ़ते हैं ना ओटोमन अंपायर के बारे में। ओटोमन अंपायर आएंगे और ओटोमन साम्राज्य जब स्थापित होगा तो ये कॉन्स्टेंटिनोपोल को क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो रोमन की है हिस्ट्री है। इसी के साथ हम मिलेंगे दोबारा। आई होप जो है आप अपने सारे एनसीईआरटी के क्लासेस ऐसी क्रिस्प क्लास करेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया 11th और 12th केवल और केवल रिविजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हम पढ़ेंगे आपको मेक श्योर करना है कि आप घर जाकर के एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो जाएंगी। और ये रेस आईएएस की गारंटी है कि यदि आप ये सारा मटेरियल कवर कर लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी कवर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज, जब आप किसी लीडिंग सब्जेक्ट पे एडवांस लेवल पे जाते हैं तो एडवांस लेवल में भी बेसिक चीजों को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं दोबारा अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के साथ। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।